चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण चैप्टर 4। चैप्टर 4 में पिछले हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। रियल नंबर, वास्तविक संख्या, जिसका टेस्ट भी हो चुका आप लोग का, हो चुका है ना। सेकंड चैप्टर क्या था? एक रैखिक समीकरण के लिए बहुपद। थर्ड चैप्टर क्या था? थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया था ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण का टेस्ट कॉपी तैयार हो चुका है, स्टार्ट होगा बहुत जल्द। और बाकी जितना भी चैप्टर हो गया है सबका होमवर्क छुट्टी के लिए भी स्टार्ट हो चुका है। जो भी छुट्टी मिला है वो सब में होमवर्क दिए थे ना, बाकी इधर का भी होमवर्क सब पे तैयार है। तो इसमें चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसा भी है जो कि प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में बुक की अपेक्षा अगर पूरा क्वेश्चन देखा जाए तो ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि अलग से है, सिलेबस सब वही है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो जब चेंजिंग नहीं है तो फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तो सोल्व नहीं ना करा पाएंगे। आप लोग को हम दे देंगे, आप लोग घर पे सोल्व कीजिएगा आराम से, ठीक ना। उसके बाद जहाँ भी डाउट हो तो डाउट सेशन संडे का क्लास रहता ही है, उसमें आप लोग पूरा पूरा पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण चैप्टर 4। चैप्टर 4 में चलते हैं तो एक बात को समझिएगा। हम आप लोग को बताए थे बाबूरे, इस समीकरण कहने का मतलब, इससे पहले हम बताए थे रैखिक समीकरण, बताए थे ना। रैखिक समीकरण में आप लोग को अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा तो एक बात को समझिएगा। रैखिक समीकरण में एक हम बात बताए थे कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये बताए थे ना। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये था बाबू समीकरण। क्या था? समीकरण। समीकरण कहने का मतलब हम बताए थे कि बाबू बराबर में कुछ ना कुछ तो होगा, या तो कोई डिजिट होगा, मतलब कोई अंक होगा, और नहीं कुछ है तो फिर शून्य है। अगर कोई नंबर है तो सही है, नहीं कुछ है तो क्या है? शून्य है। बात को समझें। लेकिन ऐसा अगर दो गो हो जाए तब तो उसको बोलते हैं युग्म। क्या बोलते थे? युग्म। जैसे कहने का मतलब कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यही बताया था ना। इसको एक को समीकरण 1, दूसरे को 2 ऐसे करके ले लेते थे, 1 2 ऐसे। तो ले तो रहता समीकरण ही ना, समीकरण ही ले रहे थे। इसका सीधा मतलब ये आता है कि बाबूरे दोनों है तो समीकरण ही, बस इसमें है क्या कि चर तो दो गो ही है, अलग अलग इसको, जैसे इसको 1 से दर्शाए हैं तो 1 1 1 लिए हैं, इसको 2 से दर्शाए हैं 2 2 2 लिए। इसको हम लोग बोलते थे व्यापक रूप। क्या बोलते थे? व्यापक रूप। यानी कहने के मतलब कि दो चर का जो रैखिक समीकरण है उसके युग्म का व्यापक रूप। युग्म मतलब दो गो होगा, उसका क्या है? व्यापक रूप है। लेकिन एक किसका व्यापक रूप हो गया? समीकरण का। किसका व्यापक रूप हो गया? समीकरण का। बात को समझे। लेकिन यहाँ तक तो हम लोग क्लियर हो चुके थे, पढ़ चुके थे। लेकिन बहुपद जब हम पढ़ाए थे तो बहुपद में हम एक चीज़ आप लोग को बताए थे। बहुपद में बताए थे कि बाबू रे बहुपद कहने का मतलब उसको दो तरह से डिवाइड किए थे। एक हम बोले थे कि पद के अनुसार बहुपद और दूसरा घात के अनुसार बहुपद, बोले थे ना। पद के अनुसार बोले थे कि अगर जिसमें एक पद हो तो एक पदीय बहुपद, दो पद हो तो दो पदीय बहुपद, ऐसे करके बोले थे। और दूसरा बताए थे घात के अनुसार, अगर उसका चर का घात 1 हो तो 1 घातीय, 2 हो तो 2 घातीय, 3 हो तो 3 घातीय। उसका कैसे कैसे फार्मूला था सब चीज़ बता चुके थे। लेकिन क्या सर वो जो बहुपद था और ये जो समीकरण है इसमें कॉम्बिनेशन क्या है? कुछ तो कॉम्बिनेशन होगा तभी तो चर्चा कर रहे हैं ना।
तो कॉम्बिनेशन क्या है इस पर ध्यान देंगे, बात को समझना। कॉम्बिनेशन क्या है, देखिएगा कॉम्बिनेशन इसमें यही है कि अभी तक जो भी हम लोग पढ़े थे वो सब पढ़े थे घात में, एक है तो रैखिक, दो है तो दो मतलब द्विघाती, तीन है तो त्रिघाती। यहाँ पे भी एक हेडिंग देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि द्विघाती। द्विघाती है यानी इससे मुझे पता लग रहा है कि बाबू रे घात कितना होगा, दो होगा। घात कितना होगा, दो होगा। लेकिन एक और बात बोल रहा है, ये बहुपद नहीं बोल के बोल रहा है क्या, समीकरण। क्या बोल रहा है, समीकरण। समीकरण कहने के मतलब कि समीकरण तो होगा, हम लोग रैखिक पर थे लेकिन यहाँ पे रैखिक नहीं होता। कैसा होगा, द्विघाती होगा। कैसा होगा, द्विघाती होगा। इसे कहने के मतलब द्विघाती रैखिक समीकरण का हम अगर देखें, एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं या तो इसका व्यापक रूप ले लेते हैं। तो द्विघाती रैखिक समीकरण का अगर हम व्यापक रूप देखें तो सिंपल सा यहाँ पे कह सकते हैं कि सर अभी तक तो हम लोग यही लिख दे रहते हैं कि ए एक्स या वन में जो भी बता लिख रहे थे प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये समीकरण हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे ए वाई को नहीं लिख के, क्योंकि यहाँ दो चर तो बोला नहीं है तो दो चर तो देंगे नहीं, दो घात बोला तो घात पे फोकस करेंगे ना। इसके मतलब कि यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा, बात को समझें। और यहाँ पे भी वही रह जाएगा x, बात को समझें। और बराबर 0, ये हो जाएगा दो घातीय समीकरण। क्या हो जाएगा, दो घातीय समीकरण। समीकरण होने के लिए बराबर में कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। अब बात समझें, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अगर हम ऐसा समीकरण लेते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं बाबूरे, द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप। द्विघातीय घातीय समीकरण, समीकरण का व्यापक रूप कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत। एक किसका व्यापक रूप हो गया, द्विघातीय समीकरण का। ऐसा ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक ना। तो मतलब ये सब तो सिंपल है, चैप्टर क्लियर होते होते ऑब्जेक्टिव ऐसे क्लियर हो जाता है। तो इसका व्यापक रूप है, तो हम लोग इसको हल किस किस तरह से करेंगे, इसका बात मतलब कहाँ तक जाएगा, इस पर चर्चा करते हैं। द्विघातीय समीकरण की अगर बात करें तो होता क्या है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर दिए। उसका व्यापक रूप कैसा होता है, जिसके बारे में हम लिख दिए। अगला कहते हैं द्विघातीय समीकरण हल करने की विधियाँ। अभी तक हम लोग जो पिछले चैप्टर में पढ़े थे, पिछले चैप्टर में पढ़े थे दो चर के रैखिक समीकरण युग्म का हल पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे ना। यानी दो चर के रैखिक समीकरण युग्म का हल जब पढ़ रहे थे तो उसमें अलग अलग विधियाँ से हल कर रहे थे। लुप्तीकरण विधि, बृहज्गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तीनों विधियाँ बताए थे ना। तो ये सब विधियाँ से हम लोग क्या कर रहे थे, हल कर रहे थे। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे भी द्विघातीय समीकरण का हल करने कुछ ना कुछ विधियाँ होंगी। तो उस विधि का नाम है, पहला का अगर देखा जाए तो उसका नाम है गुणनखंड विधि, और दूसरा को देखा जाए तो इसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि। क्या नाम है, पूर्ण वर्ग विधि। गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि। गुणनखंड विधि कहने का मतलब कि हम जब बहुपद पढ़ा रहे थे तो एक आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंट बात बताए थे, उसमें हम बताए थे कि बाबू रे जब इसका पावर 2 है, यानी इसका अगर देखा जाए तो घात 2 है, तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा, 2 आएगा। एक का नाम हम लोग देते थे अल्फा, दूसरा का नाम क्या देते थे, बीटा बोलते थे ना। उसी तरह से अगर पावर 1 है तो बोलते थे रैखिक, और वैल्यू 1 आता था। उसी तरह से ग्राफ पे भी बताए थे। यहाँ पे भी वही बात है। यहाँ पे भी अगर घात 2 है तो वैल्यू कितना आएंगे, 2 आएंगे। लेकिन वहाँ पे हम लोग कर रहे थे गुणनखंड विधि से। किस विधि से कर रहे थे, गुणनखंड विधि से। और यहाँ पे हम लोग करेंगे भी गुणनखंड विधि से करेंगे, लेकिन कुछ कुछ में फार्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा, फार्मूला। और ये दोनों विधि से ही निकालते हैं, गुणनखंड विधि या पूर्ण वर्ग विधि। अगर ना इससे हो पाए या पेचीदा लगे,
जब हमको लगे कि अब कोई उपाय नहीं है तब वहाँ पे फार्मूला यूज करते हैं। क्या करते हैं? फार्मूला। फार्मूला को हम लोग बोलते हैं द्विघात सूत्र। क्या बोलते हैं? द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र बोले या तो सीढ़ीधराचार्य सूत्र दोनों एक ही हैं। ऐसा नहीं कि द्विघात सूत्र अलग है, सीढ़ीधराचार्य सूत्र अलग है। ठीक है। उसके बाद द्विघातीय समीकरण के मूल की प्रकृति। मूल जब हम बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि उसका प्रकृति क्या है, उसका प्रकृति कैसा होता है। जैसे कहने का मतलब 0 से बड़ा है, अगर b² + 4ac का मान 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, 0 के बराबर है, तो दोनों में क्या क्या अंतर है, उसका मूल कैसा होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या शून्य होगा, ये तीनों पर चर्चा करेंगे जब ए पॉइंट चलेंगे तो। ठीक है। आज के बस क्लास में इतना ही बता पाएँ कि बाबू ये द्विघात समीकरण होता क्या है, ये मेरे सामने आएगा तो इसको पहचानेंगे कैसे, और इसको हम लोग विधि मतलब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, इसमें हमको कौन कौन सा बाधा आने वाला है और कौन कौन सी विधि हम लोग को पता होना चाहिए इसको सोल्व करने के लिए। द्विघात समीकरण है तो इसमें हमको बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है। बहुपद में बराबर 0 हो नहीं रहा था, यहाँ पे बराबर 0 हो रहा है। दोनों में हम बताए थे, बहुपद जब बताया तो वहाँ भी बताए थे कि बाबू ये बहुपद कैसा होता है, समीकरण कैसा होता है। ठीक है। इतना आज के क्लास में डिस्कस किए। बाकी जो ऑब्सेंट हैं उनको फिर से देखा जाएगा और कोशिश रहेगी वीडियो देख के अपना क्लियर कर लें। बाकी जो जो टेस्ट में नहीं शामिल हो पाए थे उनको फिर से टेस्ट ले लेंगे। ठीक है। चलिए आज का क्लास यहाँ रखते हैं।